याना अपनी उम्मीद भरी नजरों से राका की तरफ देखने लगी। उसने शर्म से अपनी नजर झुका ली और पूछते हुए बड़ी ही मासूमियत से उसने राका से कहा, राका प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। प्लीज मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैंने कभी यह बॉडी सिर्फ अपने पार्टनर को देने का ख्वाब देखा था, लेकिन तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे गंदा नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो आई स्वेर मैं मर जाऊंगी। कहते हुए याना फूट फूट कर रो रही थी और उनकी इस बात को सुनकर राका को गुस्सा आ रहा था। उसने अगले ही पल याना के हाथों को उसके सीने से हटाकर उसकी कमर के पीछे कर दिए और वह उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए अपने दांत पीसकर बोला, खबरदार आज कह दिया, दोबारा कहने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम उस तरह की लड़की नहीं हो, तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं भी उस तरह का लड़का नहीं हूँ और अब तुम्हारा पार्टनर मैं ही हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ यह सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी हो और तुम्हारे साथ यह करने का हक है मेरा। आई थिंक मैंने यह बातें तुम्हारे साथ पहले भी क्लियर कर दी हैं और अगर तुमने मुझे अपने करीब आने से रोका तो उसकी खामियां आज तुम्हारी आंटी और तुम्हारे कजन को भुगतना होगा। इसलिए चुपचाप रहो और मेरा साथ दो, समझी? कहते हुए राका ने एक बार फिर उसके गले और कॉलर पर किस करना शुरू कर दिया। याना अंदर तक कांप रही थी। उसे राका से सचमुच डर लग रहा था, क्योंकि राका की आंखों में वह अपने लिए डिजायर देख रही थी। लेकिन तभी उसने थोड़ा घबराते हुए बड़ी हिम्मत बटोरकर राका को खुद से दूर किया और उसे गुस्से से घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, किस हक से, किस हक से तुम मेरे पार्टनर हो? उसे हक नहीं बोलते, उसे मिस्ट्रेस बोलते हैं। तुम मेरे साथ फोर्स कर रहे हो। मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया और तुम जबरदस्ती मुझसे यह हक लेकर मेरा रेप कर रहे हो, जैसे उस दिन किया था मेरी बेहोशी में मेरा फायदा उठाकर। मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें मना किया तो तुम मेरी आंटी और कजन को मार दोगे, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, ठीक है, तुम ले लो। मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना है, वह भी बना लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे लॉयल्टी या अपने लिए प्यार की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम जैसे इंसान से मैं कभी प्यार नहीं करूंगी। तुम मेरे सामने सिर्फ एक भूखे भेड़िया हो, जिसे सिर्फ अपने सामने मांस का टुकड़ा नजर आ रहा है। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। आई हेट यू, आई हेट यू। और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं उस दिन खुद को मार दूंगी, सचमुच मार दूंगी। तुम देखना, और तुम इस चीज के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। कहते हुए याना फूट फूट कर रो रही थी और उसकी बातों को सुनकर राका का खून खौलने लगा। उसने अचानक ही याना के बालों को पीछे से मुट्ठी में भर लिया। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए राका ने जैसे ही याना की आंखों में देखा, तभी याना अपनी खूबसूरत हरी आंखों में आंसू लिए राका की आंखों में आंखें डालकर दर्द दर्द से रोते हुए बोली, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है? मैंने गलत भी क्या कहा? यह बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम भी। तुम मेरे पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करते, बल्कि मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे एक जानवर को सिर्फ मांस का टुकड़ा नजर आता है, उसे किसी भी कीमत पर खाना है, अपनी भूख मिटानी है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी हवस की भूख मिटानी है। तुम एक घटिया इंसान हो। काश तुमने कभी किसी से प्यार किया होता। काश तुम्हें कभी किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत हुई होती। तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होता।
कि बिना मोहब्बत किसी के साथ फोर्स करना कैसा होता है। तुम जैसे इंसान से कभी कोई प्यार नहीं कर सकता और मैं भी नहीं करूंगी बिकॉज आई हेट यू। आई हेट यू। तुम सिर्फ मेरे शरीर तक ही रह जाओगे, मेरे दिल तक नहीं पहुंचोगे, समझे तुम? कहते हुए याना की आंखों में राका के लिए नफरत नजर आ रही थी, जिसे देखकर राका की सर्द नीली आंखें अचानक ही कुछ इमोशन से घिर गई। राका की पकड़ अचानक ही याना के बालों से छूट गई और अब राका याना से दूर हुआ। उसने अचानक ही याना से नजर फेर ली, क्योंकि याना अभी टॉपलेस उसके सामने बैठी थी। राका अचानक ही गुस्से से फ्लोर पर गिरा हुआ शर्ट उठाकर बिना याना की तरफ देखे उसके मुंह पर मारते हुए बोला, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं और कोशिश करना कि मुझसे कभी प्यार ना करो, क्योंकि यह मोहब्बत बहुत दर्द देती है। एक बात याद रखो, आज के बाद अगर तुम मुझे किसी और के साथ नजर आई तो मैं अगली बार खुद को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मिस्ट्रेस ही सही लेकिन तुम मेरी हो। अगर किसी और के करीब जाने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारी जुबान काटूंगा और फिर तुम्हारा गला। कहते हुए राका ने फ्लोर पर पड़ा हुआ अपना पैंट उठाया और उसे पहनने लगा। याना राका को अचानक ही रुकता हुआ देखकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से वह शर्ट ली और उसे पहनना शुरू कर दिया। अब राका बाथरूम से जाते हुए बिना याना की तरफ देखे बोला, और हाँ, तुमने सही कहा, मैं जानवर ही हूँ और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस जानवर के जानवरपन को जगाने की कोशिश मत करना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि राका किसी को धमकी नहीं देता बल्कि करके दिखाता है। कहकर राका वहां से तेज कदमों के साथ चला गया और याना अपनी आंखों में आंसू लिए हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ नताशा का कमरा। नताशा और रॉकी अभी भी बाथरूम में खड़े थे। रॉकी नताशा को काफी जोर से किस कर रहा था। नताशा ने उसे भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन रॉकी उससे दूर होने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने नताशा के होठों को बुरी तरह सुजा दिया था। रॉकी काफी डेस्परेट होकर उसके होठों को चूम रहा था और नताशा को यह टेंशन थी कि कहीं आशी और गौरी कमरे में न आ जाएं। और अब नताशा फाइनली रॉकी को खुद से दूर करते हुए उसे बाहर जाने के लिए मना रही थी, लेकिन रॉकी जाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक कमरे में गौरी नताशा और आशी के कपड़े और खाना लेकर आई। अब वह नताशा और आशी को आवाज देते हुए बोली, आशी दीदी, नताशा दीदी, आंटी ने खाना भेजा है, प्लीज आप लोग खाना खा लो। उन्होंने कहा है आप लोग जल्दी सो जाओ क्योंकि हमें सुबह ही निकलना होगा। अब गौरी की आवाज सुनकर नताशा परेशान होते हुए रॉकी को डांटते हुए बोली, अरे बाप रे, गौरी आ गई और तुम यही हो? ओ गॉड! रॉकी, अब तुम कैसे जाओगे? अगर गौरी या किसी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज कुछ करो रॉकी। नताशा को परेशान देखकर रॉकी उसे कस के पीछे से हक करते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस वक्त तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से किस बात का डर, मैं जा सकता हूँ। कहकर रॉकी उसके गालों पर किस करके वहां से जाने लगा और तभी नताशा उसे रोकती ही रह गई। लेकिन रॉकी तो रॉकी था, वह यूं ही बाथरूम से बाहर निकल गया। गौरी जो कि कमरे में बेड पर सोने की तैयारी कर रही थी, अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज से
उसका ध्यान बाथरूम की तरफ गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रॉकी के पीछे पीछे नताशा अभी बाहर आ रही थी और वह रॉकी को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रॉकी बाथरूम से बाहर आ चुका था। गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके फेशियल एक्सप्रेशन काफी शॉकिंग थे और तभी रॉकी गौरी को इग्नोर करके बालकनी के रास्ते जाने को हुआ। लेकिन गौरी के चेहरे के रिएक्शन देखकर वह धीरे से गौरी के चेहरे के पास आया और उसके खुले मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। रॉकी के अचानक ऐसा कहने पर गौरी अपने होश में आई। अब वह एक नजर गौरी को और दूसरी नजर नताशा को देख रही थी और बोली, आप लोग बाथरूम में क्या कर रहे थे? आंटी ने मना किया है ना। पागल मत बनो गौरी, तुम्हें नहीं पता हम दोनों बाथरूम में क्या कर रहे थे? तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो। खैर, यह हम लोगों का सीक्रेट है, किसी को मत बताना, ठीक है? बदले में मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर दूंगा, ओके? इतना कहकर रॉकी मुस्कुराते हुए गौरी के बाल बिगाड़कर खिड़की के रास्ते वहां से चला गया और रॉकी की बेशर्मी भरी बात सुनकर गौरी और नताशा दोनों शर्म से लाल होने लगे। अब गौरी की नजर नताशा पर थी और नताशा ने शर्म से अपनी नजर झुका रखी थी। उसे रॉकी की बेशर्मी पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं न कहीं उसके मन में लड्डू भी फूट रहे थे। नताशा को शर्माते हुए देखकर गौरी अपनी जगह से उठकर नताशा के पास आई और चारों तरफ से नताशा को देखते हुए बोली, अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, वरना भैया के चेहरे के रिएक्शन देखकर तो लग रहा था कि वह शादी के बाद वाला काम आज ही कर लेते। कहते हुए गौरी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और गौरी की बात सुनकर नताशा शर्माते हुए उसके कंधे पर मारते हुए बोली, चुप कर बेशरम, ऐसे नहीं बोलते। अब मैं आपको दीदी कहूँ या भाभी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, यह हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए कि आशी दीदी कहाँ हैं? अचानक आशी का जिक्र सुनते ही नताशा ने भी नजर कमरे में घुमाई और तभी उसे ध्यान आया कि वह अपने कमरे में फेस वॉश लेने गई थी। अब नताशा अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए गौरी से बोली, गौरी अब तुम अपनी आशी दीदी के आने का इंतजार छोड़ ही दो, क्योंकि लगता है उसका साइको अपने 2 दिन की कसर पूरी करके ही रहेगा। हा 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 हा। अच्छा तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और हाँ, इस बारे में मम्मी या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ओके? तू समझदार है ना? समझदार तो मैं हूँ और गिफ्ट मिलने के बाद और भी ज्यादा समझदार हो जाऊंगी। लेकिन दीदी, याद रखना आप लोगों की जेब इस बार मैं बहुत अच्छे से ढीली करवाऊंगी। आखिर इस बार मेरी दोनों दीदी की शादी है और घर में सबसे छोटी साली होने के नाते मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, खास तौर से जूता चुराई की रस्म में। अरे वाह गौरी, तुम तो ब्लैकमेल पर उतर आई। वैसे अच्छा है, यह मौका सबको मिलता नहीं है। आशी की पहली शादी में तो मुझे भी नहीं मिला था। उसका खड़ूस साइको, उसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन तुम अपना हक मत छोड़ना, इस बार पूरा हिसाब बराबर करना, ठीक है? कहते हुए नताशा भी गौरी को पूरा चढ़ा रही थी और वहीं दूसरी तरफ आशी और क्रिश का कमरा। क्रिश आशी को अपने सीने से लगाए हुए अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिला रहा था और आशी भी हमेशा की तरह एक बच्चे की तरह उसकी गोद में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसने अपनी तितली जैसी आंखें फड़फड़ाते हुए बड़ी ही मासूमियत से क्रिश की तरफ देखते हुए पूछा, साइको, क्या मुझे सचमुच कल मासी के साथ जाना होगा?
हाँ हाँ, तुम ही चाहती थी ना कि तुम्हारी शादी धूमधाम से पूरे रिचुअल के साथ हो। कहते हुए क्रिश उसे खाना खिला रहा था और क्रिश की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, हाँ, चाहती तो थी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। साइको, हम लोग यहाँ रहकर भी तो शादी कर सकते हैं ना। इसके लिए मेरा जाना जरूरी तो नहीं है। अब क्रिश आशी को खाना खिला चुका था। वह आशी के मुंह को टिश्यू पेपर से क्लीन करते हुए अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया और उसे लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करने लगा। उसने आशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब उसने टेबल लैंप थोड़ा डिम कर दिया और आशी से दूर होने को हुआ। तभी आशी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ा और अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए कहा, साइको, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। स्टॉप दिस नॉनसेंस फायरफ्लाई। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। तुमसे दूर मैं नहीं जाऊंगा। और इतना कहकर वह आशी की बगल में जाकर बिस्तर पर लेट गया। क्रिश के लेटते ही आशी हमेशा की तरह अचानक ही उसके ऊपर चढ़कर उसके पेट पर लेट गई और क्रिश को जोर से हग करते हुए अपना मासूम सा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए बोली, साइको, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साइको। मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। प्लीज मुझे मत भेजो ना। अगर मैं चली गई और तुम फिर से मुझसे दूर हो गए तो मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती साइको। और आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर क्रिश उसे अपने सीने से लगाते हुए अचानक ही अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसके शब्दों को वहीं रोक देता है। अब वह अपनी नीली नजरों से उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? जैसा तुमने हमेशा से सपना देखा था, सोच लो, फिर तुम मेरे साथ डांस भी नहीं कर पाओगी। फिर बहुत सारी मेहंदी और मेकअप मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगा। फिर तुम खूबसूरत नहीं लगोगी और मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा। अब क्रिश की इन बातों को सुनकर आशी की आंखों में अचानक ही एक अलग ही घबराहट थी। उसने जल्दी से अपना सर ना में झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे सब करना है और तुम्हारे साथ डांस भी करना है साइको। इसका मतलब जब हम दोनों की शादी होगी तो तुम मेरे साथ डांस भी करोगे? सच्ची? प्रॉमिस? कहते हुए आशी काफी एक्साइटेड थी और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर क्रिश यूं ही बिना किसी एक्सप्रेशन उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, उसके लिए शादी होना जरूरी है और शादी करने के लिए तुम्हें जाना जरूरी है। तुम चिंता मत करो, तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर जगह। अब सो जाओ, सुबह मिसेस सिंघानिया तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। लेकिन हाँ, प्रॉमिस मी कि तुम वहां जाकर ज्यादा शरारत नहीं करोगी, वरना डांस करना कैंसिल। और यह सुनकर आशी तुरंत घबरा गई। उसने क्रिश को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं शरारत नहीं करूंगी, लेकिन प्रॉमिस कि तुम मेरे साथ डांस करोगे। ठीक है। कहते हुए आशी मुस्कुराकर क्रिश को जोर से हग करते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोली, साइको, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। अब आशी क्रिश के सीने पर सर रखे हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी शादी के ख्वाब सजाने लगी और क्रिश उसकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह बड़े प्यार से आशी की पीठ को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए उसे अपने दिल के अंदर तक महसूस करने की कोशिश कर रहा था
और अगली सुबह घर के सभी लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। निकिता ने पहले ही सबके लगेज पैक करवा दिए थे और अब डाइनिंग हॉल में सभी खाना खाते हुए यह डिसाइड कर रहे थे कि लड़की वालों के साइड कौन होगा और लड़कों वालों की साइड कौन। समर कूदते हुए जल्दी से रॉकी और क्रिश के पास आते हुए बोला, भाई मैं तो लड़के वालों की साइड से रहूंगा, आखिर मेरे भाइयों की शादी है। अब गौरी उछलते हुए आशी और निकिता के पास आते हुए बोली, और मैं अपनी लड़की वालों की साइड रहूंगी, तभी तो मुझे जूता चुराई की रस्म में नेक मिलेगा। यह सुनकर आशी और नताशा हैरानी से गौरी को देखने लगे तो गौरी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ऐना जल्दी से नताशा और आशी के पास आते हुए बोली, लेकिन मेरा प्लान कुछ अलग है। इस बार मैं अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां लेने जा रही हूँ, इसलिए मैं भी लड़कियों की साइड रहूंगी। और यह सुनकर राहुल भी कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली उसने अपने बेटों का साइड लेते हुए कहा, अब मैं अपने बेटों को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अपने बेटों की साइड रहूंगा। तभी गौरी याना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ लाते हुए बोली, याना दीदी भी हमारी साइड रहेगी, लेकिन अथर्व और रुद्र अपनी बहन और बेटी की साइड से। और अब नजारा कुछ ऐसा था कि सभी लड़कियां एक साइड हो गई थी, सिर्फ अथर्व और रुद्र को छोड़कर। यह देखकर निकिता अथर्व और रुद्र को लड़कों की साइड धकेलते हुए बोली, जब सारे लड़के उधर हैं तो तुम लोग भी उधर ही रहो। वैसे भी आज हल्दी और संगीत का कार्यक्रम है, उसमें लड़कों का कोई काम नहीं, इसलिए हम सभी लड़कियां बंगलो जाएंगे और वहां हल्दी और संगीत का कार्यक्रम करेंगे। तुम लोग यहाँ रहो, बारात वाले दिन जिसे भी आना होगा वह लड़की वालों की तरफ से पहले ही आ जाना। निकिता की बात सुनकर समर हैरानी से निकिता से बोला, आंटी, मेहंदी और संगीत के कार्यक्रम में आप हमें नहीं बुलाओगे? यह तो हमारे साथ नाइंसाफी है। अरे हम लोगों को भी तो अंदर से बहुत तेज डांस आ रहा है, हम लोग अपना डांस कहाँ निकालें? और समर की अजीबोगरीब बात सुनकर निकिता ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे बदमाश, डांस आ रहा है तो तुम यही करो। मेहंदी और संगीत में सिर्फ लड़कियां मस्ती करती हैं, वहां पर लड़कों का आना मना होता है, समझे? इसलिए तुम सब यही रहोगे। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, लड़कियां तुम सब चलो मेरे साथ। कहते हुए निकिता आगे आगे जाने लगी और तभी आशी अपनी मासूम आंखों से क्रिश को देख रही थी, जो कि बिना कुछ बोले सबसे साइड अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। आशी की आंखों में नमी आने लगी थी। वह उम्मीद भरी नजरों से क्रिश को देखते हुए धीरे से उसके पास गई और क्रिश उसकी आंखों में नमी देख चुका था। उसने एक ठंडी सांस लेकर आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, रोने की कोशिश मत करना फायरफ्लाई, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और शादी भी नहीं होगी। क्रिश की धमकी सुनकर आशी मुंह खोलकर उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, तुम गंदे साइको, मैं जा रही हूँ तो तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते? आज भी डांटना जरूरी है क्या? साइको, प्रॉमिस मी कि तुम जल्दी आओगे। और आशी की बात सुनकर क्रिश ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी निकिता आशी को इस तरह रोते हुए देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, अरे आशी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम हमेशा के लिए उससे अलग हो रही हो। अरे बेटा, सिर्फ कुछ घंटे की बात है, उसके बाद तो तुम्हें यहीं आना है। और निकिता की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से निकिता की तरफ देखा, फिर उम्मीद भरी नजरों से क्रिश की तरफ देखा। देखते हुए बोली, मिस यू साइको,
अब आशी की आंखों में मायूसी देखकर क्रिश को भी अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होने लगा था। उसने आशी के सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब जाओ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपना प्रॉमिस याद है ना, कोई शरारत नहीं। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वह जल्दी से वहां से निकल गई क्योंकि उसे रोना आ रहा था। घर में सभी लोग आशी के रिएक्शन को देखकर काफी इमोशनल हो रहे थे क्योंकि सबको पता था आशी क्रिस से काफी ज्यादा अटैच है। वह एक सेकंड भी क्रिस से दूर होना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और वहीं नताशा जो कि अपनी तिरछी नजरों से और मासूमियत तरीके से रॉकी को देख रही थी और रॉकी की नजर भी उस पर ही टिकी हुई थी। अब रॉकी भी अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं करता और जल्दी से दौड़कर नताशा को अपने सीने से लगा लेता है। उसने नताशा के माथे पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगा, आई मिस यू एंड आई लव यू। रॉकी की बातों को सुनकर घर में सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और नताशा ने भी मुस्कुराकर धीरे से आई लव यू कहा। थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां गाड़ी में बैठने लग जा रही थी और सभी लड़के उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे, लेकिन क्रिश उन्हें छोड़ने नहीं आया था। आशी गाड़ी में बैठने से पहले अपनी नजर हर तरफ घुमाकर क्रिश को ढूंढ रही थी और क्रिश को ना देखकर उसका चेहरा मायूस हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई जहां से क्रिश अपनी कोल्ड नजरों से अपने हाथ अपने सीने पर बांधे आशी को जाता हुआ देख रहा था। इस वक्त कोई नहीं था, कोई नहीं बता सकता था क्रिश के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी गंभीर नीली आंखों में आज एक अलग ही इमोशन था। आशी और क्रिश दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। आशी की आंखों में नमी थी और चेहरे पर मासूमियत। उसके इमोशन सबको नजर आ रहे थे, लेकिन क्रिश के इमोशन शायद वह खुद ही समझ सकता था, जिसे वह संभालने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी था। कुछ ही पल में उन लोगों की गाड़ी वहां से निकल गई और आशी के जाते ही क्रिश अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक ठंडी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, मैं आऊंगा फायरफ्लाई, एक बार फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ अपने साइको की हो। मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में एक अलग ही सुकून और चेहरे पर एक अलग ही जुनून था। और वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में मेहंदी और संगीत की पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। निकिता सभी लड़कियों के साथ वहां पहुंची और अब वक्त काफी कम था, इसलिए आशी और नताशा को तुरंत ही रेडी करके उन लोगों ने हॉल में बिठा दिया था। फूलों से सजे हुए खूबसूरत आसन पर आशी और नताशा एक दूसरे के अगल बगल बैठी थी और अब उन्हें मेहंदी लगाई जा रही थी क्योंकि मेहंदी लगाने में काफी वक्त लगने वाला था। आखिर दुल्हन की मेहंदी है। इस वक्त वह दोनों काफी खूबसूरत लग रही थी और वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में समर के दिमाग में अजीब अजीब खुरापात चल रही थी और वह खुंदस से सभी लोगों को देख रहा था क्योंकि हॉल में बैठे सभी लोग इस तरह शांत बैठे थे जैसे घर में मातम पसरा हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी क्योंकि उन सभी के चेहरों की मुस्कान तो उनकी पार्टनर के साथ जा चुकी थी। लेकिन इस वक्त यहाँ क्रिश और राका मौजूद नहीं थे। रॉकी तो इस तरह बैठा हुआ था जैसे नताशा उसके साथ उसके चेहरे की मुस्कान ही ले गई हो।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। तो दोस्तों, रॉकी और क्रिश की शादी में होने वाली है धूमधाम। तो आप लोग हमारी इस कहानी से जुड़े रहिए ताकि आपको भी कहानी में मजा आए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।